चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन देखते ही हम डर जाते हैं कि यार इससे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कहना यह है कि क्वेश्चन इसका बहुत लेंदी होता है। क्वेश्चन 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 लाइन का क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन देखने के बाद ही हम डर जाते हैं, लेकिन उसका जब सोल्यूशन हम देखते हैं तो कहते हैं यार इसको पढ़ लिए होते हैं, ठीक था। अगर 5 लाइन का आप लोग का क्वेश्चन रहता है तो मुश्किल से आधा से 1 लाइन के अंदर में उसका आंसर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आज इस टॉपिक को लेकर के इसलिए हम दोस्तों आए हैं, क्योंकि रीजनिंग तो ऑलरेडी आप लोग कई टॉपिक पढ़े होंगे और जानते भी होंगे कि हाँ, रीजनिंग पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन आज जो हम ये टॉपिक इसलिए लेकर के इस टॉपिक को लेकर के आए हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देते समय इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। और सीटिंग अरेंजमेंट में आप भी जानते होंगे कि जो क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए या अगर एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें भी देखे होंगे, तो अगर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है तो वो 3 लाइन से अबव ही रहता है। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कभी कभी 8-8 लाइन का भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन बस उसको केवल क्वेश्चन पढ़ने भर का समय उसमें लगता है, बाकी उसको सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। मुश्किल से जो है 20 से 25 सेकंड के अंदर में हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक को लेकर के दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें आज क्लास फर्स्ट है, यानी आज से हम सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लगभग 3 से 4 वीडियो में ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आज के पहले आप जितनी बार भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक को, चैप्टर को पढ़े होंगे, उससे और आज जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इससे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अंतर इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पॉइंट हम लेकर के यहाँ पे आए हैं वो सीधे समझ लीजिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखेंगे, वो किसी भी पॉइंट का हो, चाहे यहाँ पे जैसे देखिए 5 पॉइंट हम लिखे हैं। एक रेखीय क्रम व्यवस्था है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, वर्गाकार या आयताकार, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था या तल पर आधारित। यानी इन 5 पॉइंट पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में बनता है, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आएंगे। कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है रेखीय क्रम व्यवस्था। तो रेखीय क्रम व्यवस्था का मतलब है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा एक रेखा पर इसको डिनोट करेंगे। इसमें पेड़ों की संख्या दिया रहेगा या व्यक्तियों की संख्या दिया रहेगा। मैक्सिमम चांस इसमें बनते हैं कि जो है व्यक्तियों की संख्या दी रहेगी, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, इस तरह से दिया रहेगा। और उसके अरेंजमेंट यानी उसके बैठने की व्यवस्था, यानी उसके जो यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरह से करना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय का मतलब इसमें एक वृत्ताकार पथ होता है। क्या होता है? एक वृत्ताकार इस तरह से पथ होता है, चाहे वो गोल मेज हो गया, ठीक है, या कोई आपकी चौकी हो गई गोलाकार। इस तरह से गोलाकार कोई पथ होता है। इस गोलाकार पथ पर हम कुछ व्यक्तियों को बैठाते हैं, चाहे वो आमने सामने हो या जो है एक दूसरे से आमने सामने ना हो। इस प्रकार से वृत्तीय क्रम व्यवस्था में हम इसको जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। ये दूसरा जो आपका है वृत्तीय क्रम व्यवस्था यानी वृत्ताकार पथ है, इस पर हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या, वर्गाकार या आयताकार। यानी कोई पथ होता है आपका इस तरह से, ठीक है, कोई पथ होता है, वो वर्गाकार भी हो सकता है और इस तरह से आयताकार भी हो सकता है। इसके चारों तरफ भी हम व्यक्तियों को बैठाने का अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुभुजाकार का मतलब है कि वो पंचभुज भी आपका हो सकता है। क्या? पंचभुज भी हो सकता है और वो आपका षटभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है। इस तरह से आपका बहुभुज पर आधारित प्रश्न आते हैं। और तल पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि जैसे एक तल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 तल हो गया, फिर 3 तल हो गया, यहाँ पे 4 तल हो गया, ठीक है। तल मतलब फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कितने लोग बैठे हैं, सेकंड फ्लोर पे कितने लोग बैठे हैं, थर्ड फ्लोर पे कितने लोग बैठे हैं। इस तरह से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं या ऊपर से नीचे आते जाते हैं। तो हमें तल पर आधारित प्रश्न जो आते हैं उसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों वो पॉइंट हो गया जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आगे 3 से 4 वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन इसमें से
आज हम पढ़ेंगे आपका रेखीय क्रम व्यवस्था। इसका पहला टॉपिक जो है रेखीय क्रम व्यवस्था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट को हम इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आएगा आप लोग को। बस वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहला पॉइंट है रेखीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, यानी जो रेखीय क्रम होता है एक लाइन में यानी एक पंक्ति में, ठीक है, एक कतार में हम व्यक्तियों को किस तरह से बैठाते हैं या पेड़ों को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, उसके बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेखीय क्रम व्यवस्था का मतलब, जैसे कि आप जान गए कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइन होती है यानी कतार होता है, एक पंक्ति होती है, इसमें हम व्यक्तियों को बैठाने का काम यहाँ पे बीच में करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे मेन पॉइंट यही है। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है, नोट पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं कि दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। अब ये दिशा क्या है, दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, इसका मतलब क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि इस तरह से आप पढ़े होंगे तो ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर की तरफ अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, तो इसमें जब क्वेश्चन जब दिया रहता है तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है कि 5 व्यक्ति हैं और वो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, किधर, उत्तर की तरफ। तब वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होता है कि उत्तर होता किधर है। ठीक है, तो उत्तर होता किधर है या दक्षिण किधर होता है, ईस्ट वेस्ट, किसी भी तरफ मुंह करके वो लोग बैठ सकते हैं। तो यही चीज़ ध्यान देना होता है कि इसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे नॉर्थ की तरफ अगर मुँह करके बैठा है तो अपने से अगर 90 अंश दाहिने अगर मुड़ता है तो वो आ जाता है किस दिशा में, ईस्ट में। ठीक है, फिर 90 अंश मुड़ता है तो आ जाता है साउथ में। यानी इससे हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिस तरफ मुंह करके बैठा है अगर उससे वो 180 अंश, ये भी 90 अंश है ना, और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी अगर 180 अंश मुड़ता है तो अपने जस्ट अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे इस प्रकार से कोई व्यक्ति है इधर मुंह करके बैठा है और ये पूरा अगर 180 अंश इस तरह से घूम जा रहा है तो उसका मुंह एकदम जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर पहले नॉर्थ में है तो बाद में हो जाएगा साउथ में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों अगर बाएं तरफ मुड़ेंगे तो अगर बाएं तरफ अपने से बाएं तरफ एक किसी पॉइंट पर भी आप रख करके देख लीजिए, चाहे वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, किसी भी पॉइंट पर रख के देखेंगे कि अपने से अगर 90 अंश मुड़ रहा है तो वो तुरंत जो है दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, ये तो हो गया आपका दिशाओं का ज्ञान। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि आपको दिशाओं का ज्ञान पता होना चाहिए। फिर इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि आपको दायां व बायां, ठीक है, दायां व बायां यानी दाएं और बाएं इनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है इस तरह से लाइन पे पंक्ति में अगर बैठा हुआ है इस तरह से कि A B C D और E इस तरह से बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन में यही कहता है कि B के दाहिनी ओर, तो B के दाहिनी ओर कौन सा है, C है। अगर कह दे E के बाईं ओर तो E के बाईं ओर कौन सा है, D है। दोस्तों इसमें इस पंक्ति या कतार में या लाइन में जो व्यक्ति बैठते हैं उनका जो दायां और बायां होता है वो वही होता है जो हमारा और आपका दायां बायां होता है। ठीक है, जैसे एक पंक्ति बनी है, उस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका दायां और बायां क्या होगा, तो आप अपने उस पंक्ति में अपने आप को रख करके देख लीजिए कि अगर उस पंक्ति में उस व्यक्ति की जगह पर अगर हम बैठे हैं तो हमारा दाहिना और बायां किधर होगा, दायां और बायां हमारा किधर होगा, जिधर आपका होगा वही उस पंक्ति में बैठे व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये पंक्ति है,
इस पंक्ति का दाहिना कौन है और इस पंक्ति का बायां कौन है। अगर आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं तो खड़े हो जाने के बाद आपका दाहिना कौन होगा, ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। तो सेम ऐसे ही समझिए कि अगर इस पंक्ति में जितने व्यक्ति बैठे हैं तो उनका दाहिना और बायां वही होगा जो आपका होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दिशाओं का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर उत्तर की तरफ, जैसे अभी हम खड़े हैं तो हम अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर की तरफ अगर मुंह करके खड़े हैं तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो देखेंगे कि हमारा दाहिना इधर है और बायां इधर है। लेकिन अगर वहीं पर हम दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं यानी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारा दाहिना इधर हो जाएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, यही सब चीज़ बेसिक पॉइंट इसमें दोस्तों जानने की ज़रूरत है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चाहे उस वृत्त पर आधारित प्रश्न आ जाए, चाहे लाइन पे आधारित प्रश्न आ जाए, या बहुभुज पे आ जाए, चतुर्भुज पे आ जाए, वृत्ताकार पे, आयताकार पे आ जाए, ठीक है, किसी पर भी क्वेश्चन आ जाए सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टॉपिक होता है। और इससे अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक देखने को एग्जाम में मिल जाता है। कोई भी आप एग्जाम दें, वनडे एग्जाम, ठीक है, तो उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। बस एक चीज़ इसमें केवल क्वेश्चन लेंदी होता है, क्वेश्चन लंबा होता है, 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन देखते ही हम डर जाते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। जबकि इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मात्र समझ लीजिए कि आधा लाइन या 1 लाइन का इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पे चौथा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा 101% जो मदद करता है, वो यही पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3। इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, चाहे वो 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में एक चीज़ ये ध्यान देना है कि प्रश्न को, इसको लिख लीजिए, प्रश्न को हमेशा उस बिंदु से सॉल्व करना चाहिए या हल करना चाहिए, उस बिंदु से हल करना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर दाएं या बाएं का जिक्र किया जाए, या दाहिने या बाएं की बात की जाए, जिक्र की जाए, दाएं या बाएं का जिक्र किया जाए, दाएं या बाएं का जिक्र किया जाए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये तीसरा पॉइंट लिखा क्या है कि प्रश्न को हमेशा उस बिंदु से सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर दाएं या बाएं का जिक्र किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन में जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में, इससे 90 अंश, इससे 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन हो जाएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा आसानी से, ठीक है, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। लेकिन हम अगर इस पॉइंट को ध्यान देते हैं कि प्रश्न को हमेशा उस बिंदु से सॉल्व करना चाहिए, यानी उस तथ्य से सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर हमारा दाएँ और बाएं का जिक्र जहाँ पर हो, यानी यहाँ से इतना दाएं है, यहाँ से इतना बाएं है, या ये व्यक्ति इससे दाएं है या ये व्यक्ति इससे बाएं है, अगर जहाँ पर दायां और बाएं का जिक्र किया गया है, अगर वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 101% क्वेश्चन आपका सही होगा और कम से कम समय में आप कितना भी लेंदी क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए केवल कि क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करना है। तो दोस्तों इस नोट पॉइंट में सबसे पहला यह हो गया कि आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद दाहिना और बायां आपको पता होना चाहिए कि दायां और बायां वही होता है जो हमारा और आपका होता है, ठीक है। किसी भी लाइन या पंक्ति या कतार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ये ध्यान दीजिए कि उसकी जगह पे आप अपने आप को रख करके यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा और दाहिना और बायां कौन सा है। अगर जो हमारा दाहिना और बायां जो होगा वही उस पंक्ति में उस बैठे व्यक्ति का होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रश्न को हमेशा उस बिंदु से सॉल्व करना चाहिए, जितना भी लंबी क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो, प्रश्न को हमेशा उस बिंदु से सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप कहेंगे सर क्वेश्चन बताइए, इससे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट को, इस तथ्य को आप जो है
नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार आपका साबित होगा। तो चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए कि कितना लंबा क्वेश्चन इसका रहता है और आंसर कितना छोटे में इसका आ जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 5 मित्र PQRS, 5 मित्र PQR और RST एक पंक्ति में उत्तर की दिशा में, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। मुख करके क्या है? बैठे हैं। यस बैठा है T और Q के बीच में। यस बैठा है T तथा Q के बीच में। यस बैठा है T और Q के बीच में। Q बैठा है R के निकटतम। Q बैठा है R के निकटतम। R के कहाँ? निकटतम बाईं ओर। R के निकटतम बाईं ओर, निकटतम बाईं ओर। तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। T के निकटतम बाईं ओर। T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? तो बीच में कौन बैठा है? ऑप्शन इसमें दिया गया है। A है यस, B है T और C है यहाँ पे Q और D है यहाँ पे R। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने में इतना लेंदी लग रहा होगा कि 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अभी देखेंगे तो आप कहेंगे कि केवल क्वेश्चन देखने में ही लेंदी लगता है, केवल क्वेश्चन पढ़ने में ही जो समय लगता है वही लगता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है? हाँ, 5 मित्र PQRS, कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। 5 मित्र PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की दिशा मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप दिशा का ज्ञान, अभी हम ऊपर बताए हैं कि सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो 5 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले एक पंक्ति में इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे इनको बैठाना नहीं है, बस केवल स्थान इनका निर्धारित कर दीजिए कि हाँ इसमें 5, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन अभी बैठाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं पता है कि कौन कहाँ पर बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि 5 व्यक्ति PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा का मतलब सबका मुंह किधर है? उत्तर की दिशा में। सबका मुंह किधर है? यहाँ पे उत्तर की दिशा में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबका दिशा जो है वो उत्तर की दिशा में है। सबका मुख किधर है? वो उत्तर की दिशा में है। तो उत्तर की दिशा में मुख करके बैठे हैं। यस बैठा है T तथा Q के बीच में। तो यहाँ पे अभी हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे बगल में कर दीजिए कि यस जो बैठा है, यस बैठा कहाँ? T तथा Q के बीच में, यानी T और Q के बीच में कौन बैठा है? यस बैठा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया कि बीच में। अब देखिए आगे लिखा है Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, यानी जो Q बैठा है वो R के किधर है? R के निकटतम बाईं ओर। यानी अगर R यहाँ पर होगा तो इस R के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? Q बैठा है।
ठीक है, तो यही तो कहा है कि Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, यानी जो Q बैठा है वो R के निकटतम बाईं ओर बैठा है। निकटतम का मतलब उसके जस्ट बगल में, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो निकटतम किधर है, बाईं ओर। अब आगे देखिए, तथा P बैठा है। P कहाँ बैठा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि P बैठा है कहाँ, T के निकटतम बाईं ओर, T के निकटतम बाईं ओर, यानी यहाँ पे T, ठीक, यानी T के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, P। तो यही कहा है कि P जो बैठा है वो कहाँ पर बैठा है, तो T के निकटतम बाईं ओर, यानी इस T के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है, बस इसको सेट कर दीजिए। यहाँ देखिए R के बाईं ओर कौन सा है, Q है, और Q के दाहिने कौन है, R है, तो यहाँ देखिए Q है, तो Q के बगल में यहाँ पे कौन है, तो Q के बगल में यहाँ पे R है। अब यहाँ पे देखिए T है, और T के बाईं ओर कौन है, तो यहाँ देखिए T के बाएं कौन है, P है। ठीक, बस सेट हो गया आपका। अब इसी को यहाँ पे रख दीजिए कि P, T, S, Q और R। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में इसमें कौन हो जाएगा, 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, बीच में कौन बचेगा, यहाँ पे आपका यस बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व अगर करेंगे आप अच्छे से, अगर पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 101% उम्मीद रहेगा कि जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले प्रीवियस ईयर MTS 2019, MTS 2018-19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन है, एक सभा में क्या है, एक सभा में 7 सदस्य, कितने सदस्य, एक सभा में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य, एक पंक्ति में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है, सी कहाँ बैठा है, बी के बाईं ओर। अब देखिए यहाँ दाएं बाएं का जिक्र आ गया, आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3, बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर, किधर, डी के दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर। ये कहाँ बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है। और यफ बैठा है, यफ कहाँ बैठा है, यफ बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका है सी, और ऑप्शन नंबर बी है डी, और सी है ई, और डी ऑप्शन है एफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें दोस्तों, बस इसमें केवल क्वेश्चन लिखने में या क्वेश्चन को पढ़ने में जो समय लगता है वही समय लगता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप इसका पहला वाला क्वेश्चन देख लिए कितना समय उसमें लगा। लिखा है एक सभा में 7 सदस्य बैठे हैं, कितने सदस्य, 7 सदस्य। तो हम जान गए कि एक सभा यानी एक पंक्ति है, कोई एक लाइन होगी, उस लाइन में कितने लोग बैठे हैं, तो 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और कितने लोग, 7 लोग। तो 7 स्थान पहले इस पे फिक्स कर दीजिए, एक पंक्ति है उस पंक्ति पे पहले 7 स्थान फिक्स कर दीजिए, 7 लोग यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए लिखा है सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो अभी यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए कि सी जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, सी बैठा है बी के बाईं ओर। और यहाँ देखिए दाएं बाएं का जिक्र हुआ है, तो हम यही बताए हैं कि जहाँ से दाएं और बाएं का जिक्र हो वहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो बी यहाँ पे अर्थात यहाँ बी हो जाएगा। इस बी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी, किंतु डी के दाईं ओर, यानी यहाँ पे डी है, यानी डी के दाईं ओर सी बैठा है और बी के बाईं ओर। ठीक है, तो बी के बाएं ओर
और डी के दाहिने ओर सी बैठा है यहाँ पे, तो इतना तो फिक्स हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखिए ए बैठा है, ए कहाँ बैठा है, तो इसको नीचे लिखिए, ए बैठा है बी के दाईं ओर। किसके दाईं ओर? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। अब आगे पढ़िए कि यफ बैठा है ई के बाईं ओर। जो यफ बैठा है वो किसके बाईं ओर बैठा है? तो यहाँ पे ई के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? ई के बाईं ओर कौन बैठा है? यफ बैठा है। तो बीच में कौन बैठा? अब इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, 3 2 5 2 7, 7 लोग हो गए। अब देखिए बी के, यहाँ बी है तो बी के दाहिने ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे ए हो गया। और यहाँ डी है तो डी के बाएं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ पे देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है, डी के इधर कौन बैठा है? तो यहाँ हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा एफ। ठीक है, क्योंकि यही 2 बच रहा है, इन दोनों को उठा के यहाँ पे सेट कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन क्या हो गया? एफ ई और डी सी बी, 2 2 4 2 6 ही तो हो रहा है यार। एफ और ई, एक यहाँ पे कोई छूट रहा है क्वेश्चन में। फिर से देखिए यहाँ पे लिखा है एक सभा में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हो रहे हैं ना, कि पहले हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको मिटाते हैं 3 2 5 2 7, 7 तो हो गया। तो कहा है सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है इस बी के बाईं ओर बैठा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर आगे कहा है किंतु डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर, ये क्लियर हो गया। ए बैठा है बी के दाईं ओर, जो ए बैठा है वो बी के दाईं ओर बैठा है। ठीक, यफ बैठा है ई के बाईं ओर, यफ बैठा है ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? तो इस बी के जस्ट बगल में, जस्ट दाहिने ओर ए है, और उसके बाद फिर यफ और ई, यहाँ पे यफ और ई, कुछ एक आध पॉइंट इसमें छूट रहा है। यच बैठा, अच्छा एक यच भी है, उसको हम छोड़ दिए यहाँ पे। यच बैठा है ई के बाईं ओर, यच जो बैठा है वो ई के बाईं ओर बैठा है। यहाँ पे यच भी बैठा है। ठीक है, यच कहाँ पर बैठा है? ई के, यच बैठा है ई के बाईं ओर। ठीक है, किसके बाईं ओर? ई के बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मिटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एच ई एफ। यहाँ पर यफ हो जाएगा, यहाँ पर यच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच ई यफ, क्योंकि इन तीनों को उठा करके जब हम यहाँ पे रखेंगे एच ई और एफ, तो ये हो जाएगा एच ई एफ, और उसके बाद डी सी बी और ए। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इसमें क्वेश्चन कहा थोड़ा सा यहाँ से छूट गया था कि यहाँ पे लिखा था कि यफ, यहाँ पे कहाँ है? यफ बैठा है ई के दाईं ओर। जो यफ बैठा है ई के, यहाँ पे ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। ठीक है, यही चीज़ इसमें मिस्टेक हो रहा था। क्वेश्चन हम सही लिखे हैं लेकिन यहाँ पे लिखते समय थोड़ा छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप समझ में आ रहा है? देखिए, हाँ ठीक, यहाँ पे देखिए यफ बैठा है ई के दाईं ओर। जो यफ बैठा है, ये यफ है वो ई के दाईं ओर बैठा है। फिर आगे कहा है कि यच बैठा है ई के बाईं ओर, यानी जो यच बैठा है वो ई के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, बस इसी को हमको सेट करना था। तो सेट कैसे करना था? तो ये इस प्रकार से था। तो बी के जस्ट दाहिने तरफ, बी के जस्ट दाहिने तरफ यहाँ पे ए हो गया। बाकी इन सबको जैसे है वैसे उठा करके यहाँ पे हम रख दिए एच ई और एफ। ठीक है, तो ये बन गया टोटल 7 सदस्यों का बैठने की जो व्यवस्था है, 7 सदस्यों का, वो यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में का मतलब है टोटल 7 है, 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए। तो बीच में आपका कौन सा बचा है? तो बीच में आपका डी बचा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को बस, इसमें क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि उसमें दाहिने और बाएं का जिक्र कहाँ पर हुआ है। तो जहाँ पर दाहिने और बाएं का जिक्र हुआ वहीं से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और जितने भी उसमें जो है डाटा दिए रहे सब डाटा को एक तरफ से रखते जाइए। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जितने व्यक्ति दिए गए हैं उनका स्थान फिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद जितने भी डाटा उसमें दिए रहते हैं उसको पहले 1 बाय 1 करके इस तरह से लिख दीजिए, फिर उठा के इसमें सेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो लाइन का हो या वृत्त आरेख वाला हो, यानी वृत्त क्रम से जो व्यवस्था करने की व्यवस्था हो। ठीक है, या चतुर्भुज हो, या कोई भी इस तरह से अगर सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यही आपको ध्यान देना है कि जहाँ से दाएं और बाएं का जिक्र हुआ हो वहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केवल देखने में लंबी लगता है, केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, बाकी वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न, यानी वृत्त के
वृत्ताकार पथ पर बैठने की व्यवस्था जो होती है उस पर हम बात करेंगे।